डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा सागदार साहब के आज जो है अहम टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो है अब्बास अराग़ची साहब और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में जो राब्ते हैं कितने हैं? ये राब्ते इम्पोर्टेंट हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त सफारती महज पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल जो बात है ये एक खामोशी छा गई है, बड़ी पुरस्रार सी खामोशी। और वो पुरस्रार सी खामोशी छा गई है कि व्हाट नेक्स्ट, और आगे जो बड़े तूफान हैं उनसे पहले ये पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ये पूरा जो हफ्ता है, यानी जो गुजर गया और आज पहला वर्किंग डे, ये गुजरा तमाम हफ्ता जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस इंतजार में गुजरा कि हुर्मुज़ खुल जाएगी जी। और वो जो सेकंड लास्ट फ्राइडे था उसको कैंप डेविड में उनको बताया गया कि जिसके बाद उनका पीट हेग्जिट से भी मामला, फिर उसके बाद जनरल केन से भी मामला, फिर उसके बाद वो सारे इख्तलाफात, फिर वो उनका कहना कि ये लीग जिसने खबरें की हैं उसको गद्दार करार दे के सजाएं देंगे, और जो अंदर से खबरें लीक कर रहा है। लेकिन वो मामलात फिर इतने ज़्यादा बिखर गए और फिर हफ्ते का जो इख्तिताम होता है वो इस तरह के हुर्मुज़ भी बंद है और नेतन्याहू ये कह रहा है कि मैं तो गजा अमन माहिदे को नहीं मानता। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, यानी दो जंगें जो हैं वो यूक्रेन की जंग और ये, अच्छा यूक्रेन की जंग सिर्फ यूक्रेन की जंग तो नहीं है ना, वो जंग जो है एक पूरे यूरोप, पूरे नेटो, पूरा रशिया, चाइना, अगर आप उसमें भी आप देखें तो कैस्पियन, आर्कटिक, ये सब कुछ उसमें आता है। वो बहुत बड़ी एक जंग है। वो पूरा खिता जो नेटो वाला था वहां पर वो जंग क्या असरात अपने दिखाएगी, और फिर उसके बाद ये जो वेस्ट एशिया की जंग है, और ये वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से, जाहिर है अब वेस्ट एशिया की अगर बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में तुर्किया तो वेस्ट एशिया में नहीं है, लेकिन तुर्किया इसका इंतहाई आम एक तुर्किया का रोल है। तो ये जो है ये एक पूरा जो वर्ल्ड मैप है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एक जगह पर बेबस होके उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। और पिछले 24 घंटों में अगर हम उनके ट्रुथ सोशल पे मैसेजेस देखें, जो उनकी पोस्टें हैं, तो एक जैसे ये वन हम देखें तो वो गैरी प्लेयर के साथ वो अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं गोल्फ खेलते हुए, ठीक है, ये उनकी एक पोस्ट आ रही है। एक पोस्ट उनकी जो है वो उसमें वो ड्रोन जो है वो वाइट हाउस के ऊपर ड्रोन पोर्ट है, ठीक है, बहुत से लोग नीचे खड़े हैं, वो एआई से उन्होंने जनरेट की, क्या मकसद है इसका किसी को कुछ नहीं पता। तो उनकी जो बहुत सी पोस्ट्स हैं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त एक परेशानी का शिकार है। परेशानी भी नहीं, ये ताकत, गुस्सा और बेबसी, ये मैं 3 अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ताकत, गुस्सा और बेबसी। अच्छा, ताकत कैसी जो इस्तेमाल नहीं हो पा रही और वो कह रहे हैं कि है, और गुस्सा तो जाहिर है होना है, और फिर बेबसी कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त, ये मैं ईरान क्या सोच रहा है और बाकी जो अपना तज्जिया और यहाँ खित्ते में जो कुछ हो रहा है उससे पहले मैं अमेरिका की तरफ बात करूं, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, पूरा सिस्टम गिर रहा है। तो उसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहाँ पे हैं इस वक्त, कहाँ पर खड़े हैं, और वो क्या मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे सिर्फ, या जीतेंगे, या हारेंगे तो हिकमत अमली क्या होगी, और वहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस हैं जो आम लोगों के लिए वो फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। और एक ऐसा इशू है जिसको आप यूँ समझें कि तारीख़ में अगर किसी के साथ कई तज्ज़ियाकार इसको ये इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे जो कुछ जिमी कार्टर के साथ हुआ था। अच्छा, जिमी कार्टर जो है वो एक 39वें सदर अमेरिका के, और जिमी कार्टर जेरेड फोर्ड की जगह मुंतखब हुए। वो जेरेड फोर्ड जो निक्सन के बाद सदर बने थे, और जिमी कार्टर जो है वो सबसे ज़्यादा तवील उम्र उन्होंने पाई साबिक सदूर में, और वो 2024 में उनका इंतकाल हुआ 100 साल की उम्र में।
जिमी कार्टर। सही। ये वही था ना जिसमें सारे सुदूर आए थे, और कैमिला हैरिस भी थी, और ये 2024 में हमने इसको सारा कवर किया था। कैमिला हैरिस और सारे सुदूर थे, ट्रंप भी आए थे वहां पर, वो उनके आखिरी। अच्छा, तो जब वो आए तो आते ही वो अपनी नज़र में वो छा गए, मतलब जिमी कार्टर। और उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो 1978 में, सितंबर 1978 में वो एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली, और कैंप डेविड में उन्होंने अनवर सादात, मिस्र के जो सदर अनवर सादात, और इसराइल के मिगाम बेगन के साथ उन्होंने 12 दिन तक खुफिया मुलाकातें की, और मुलाकातों के बाद उन्होंने एक मुआहदा करवा दिया अनवर सादात और इसराइल के बेगन के दरमियान। अच्छा, अब इसमें ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे में अनवर सादात ने इसको बड़ी वीक, बड़ी कमज़ोर पोजीशन में ये मुआहदा हुआ, क्योंकि 67 की जंग में तो जो है वो इजिप्ट हार गया था, जमाल अब्दुल नासिर थे उस वक्त, वो लड़े। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो जंग हुई 1973 वाली, यौम कपूर हुआ, उसमें जो सीना का इलाका है, ज़रा सीना का, वो भी बहुत ज़्यादा निकल गया इजिप्ट के हाथ से। तो अब अनवर सादात जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये वेस्ट बैंक, गज़ा, इसके ऊपर उसके ऊपर, तो इसके ऊपर वो इसराइल नहीं माना। अब याद रखें कि यासिर अरफात वाला मुआहदा नहीं हुआ, ये ओस्लो अकॉर्ड नहीं, ये उससे पहले की बात हो रही है ना, ठीक है ना। हम अभी जो है वो 1978 में। अच्छा, अब यह है कि तो एक जंग वो इसराइल से हारे हुए थे 67 वाली, दूसरी एक जंग में वो वेस्ट बैंक वगैरह निकल गया था, एक में ये सिनाई के इलाके यौम कपूर जंग में। तो अनवर सादात ने बड़ी वीक पोजीशन में ये मुआहदा किया ये इसराइल के साथ, और बल्कि अनवर सादात ने इसराइल का दौरा भी किया। अनवर सादात इसराइल के दौरे पे उन्होंने किया, दौरा करके इसराइल की पार्लियामेंट से भी खिताब किया अनवर सादात ने। यानी 1978 में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, और उसमें जो है वो इसराइल की तरफ से कहा गया कि भाई हम ये फ़लस्तीनी रियासत को तो आप छोड़ दें। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं था। इस मुआहदे में सिर्फ ये था कि सिनाई का कुछ इलाका आपको मिल जाएगा और अमेरिकन एड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, बस ये दो बातें थी। और मगरबी किनारे पे और गज़ा में अभी कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं है, ये जहन में रखें, ना वो दो रियासती हल सामने है, कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट अनवर सादात जो है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ऐसा है कि इसराइल ने कहा कि ये तो हम नहीं छोड़ेंगे इलाके, यहाँ पर हम इलेक्शन वगैरह लोकल करवा लेंगे और दैट्स इट। और एक और बात शर्त रखी इसराइल ने, वो ये रखी कि PLO इसका हिस्सा नहीं होगी। ये तमाम गुफ्तगू जो है इसमें फ़लस्तीनी कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ये इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक मुआहदा तय पा रहा है। तो ये इसराइल और मिस्र के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसमें फ़लस्तीनी फरीकी नहीं थे, ठीक है। और पहला अरब मुल्क बन गया मिस्र जिसने इसराइल को अरब दुनिया में तस्लीम किया। अच्छा, अब यह है कि और नोबेल प्राइज मिल गया अनवर सादात को भी, और जो इसराइल का जो वजीर आजम था मिगाल बेगन, उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया 78 का। अच्छा, अब यह है कि PLO भी बाहर है, ये मुतालबात भी मान लिए, वो भी मान लिए, सारा किस्सा हो गया। लेकिन ये दो जो शख्सियात हैं, यानी अनवर सादात और जिमी कार्टर, जो जश्न मना रहे हैं, ठीक है, ये जो जश्न मना रहे हैं सितंबर 1978 में, ये दोनों इस बात से मुकम्मल तौर पे लाइल्म है कि इन दोनों के लिए अगले चंद महीनों में, ये 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, इनके लिए कौन से बड़े बहरान और तूफान इनके मुंतज़िर हैं। ये दोनों
बेखबर हैं और खुशियां मना रहे हैं, नोबेल प्राइज इनाम हो गया, वो जीत गई होगी। सितंबर 1978 में कैंप डेविड हुआ, सितंबर 78, और उसके ठीक तकरीबन 4 महीने बाद, यानी सितंबर खत्म हो रहा है ना साल, सितंबर 78, तो अब आ जाएं अब जनवरी 79, जनवरी 79, तो 16 जनवरी 16 जनवरी 1979 शदीद हंगामों, एहतजाज, लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पे, शायरान फरार हो गए अपनी अहलिया के साथ ईरान से। ये जिमी कार्टर और अनवर सादात के लिए एक नाइटमेयर के वो फरार हो गए मुल्क छोड़ के। अच्छा, हंगामे पहले चल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, देखा जाएगा, कोई रिपोर्ट। और जिमी कार्टर को वो मतलब है कि बस उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई शायरान का, लेकिन वो हंगामे बढ़ते गए। और 5 महीने, ये कैंप डेविड के 5 महीने बाद आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से वो चार्टर करके प्लेन में उतरे, तो सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। अच्छा, अब जाने से पहले शायरान ने बड़ी कोशिश की मुजाहरे को चलने की, तो साल का चल रहा था ना सिलसिला। तो उस वक्त ये हुआ कि ये शाहपुर, मुखालफिन में शाहपुर बख्तियार था, तो शायरान ने सोचा, मैं मुख्तलिफ बताता हूँ आपको, शायरान ने कहा मैं शाहपुर बख्तियार को वज़ीर आज़म बना देता हूँ तो शायद मेरी बचत होता है, मुजाहरे ठंडे हो जाएं। उसे शाहपुर बख्तियार को अपनी पावर दी, और पावर देके उसने कहा, और शाहपुर बख्तियार ने कहा मैं आयतुल्लाह खुमैनी का इस्तकबाल करूंगा, वो तो बड़े अच्छे हैं। वो आयतुल्लाह खुमैनी ने उसको मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी वापस पहुंचे, और वो पहुंचे, आयतुल्लाह खुमैनी वापस वो लैंड हुए, और 1 फरवरी को, यानी 16 जनवरी को वो फरार हुआ मुल्क से, शायरान फरार हुए, और उसके बाद जो है 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी आ गए। कब्जे होने शुरू हो गए इधर उधर, शाहपुर की 2 हुकूमतें कायम हो गई ना पैरेलल। अब आयतुल्लाह खुमैनी तो बाहर से पहुंचे हैं, हुकूमत शाहपुर बख्तियार वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म शायरान ने मुखालफिन में से तोड़ा है, यानी जो मुखालफिन, जो मुजाहिरीन थे, उनमें से एक बंदे को कहा कि तुम बन जाओ, उस बंदे को उसकी पार्टी ने निकाल दिया शाहपुर बख्तियार। तो शाहपुर बख्तियार को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अब 2 हुकूमतें, लोग तो सुन रहे हैं आयतुल्लाह खुमैनी की बात। तो वो ये हुआ कि फिर उसके बाद वो जो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पूरी पार्लियामेंट जो बनी हुई थी उस वक्त शाहपुर बख्तियार की, वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ चली गई। फिर जो उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हो रहे हैं, हम आयतुल्लाह खुमैनी के साथ होंगे। ऐसी सूरत हाल बनी कि 11 फरवरी को शाहपुर बख्तियार की हुकूमत कोलैप्स हुई, वो मुल्क से, वो भी छुपता छुपाता मुल्क से बाहर निकल गया शाहपुर बख्तियार में, और आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो उनकी, उसके बाद इनकलाबी ईरान आ गया। अच्छा, अब शायरान यहां से निकले बाहर। अब शायरान के साथ एक मसला हुआ, मैं ये ट्रंप के साथ जो भी हो रहा है उसकी एनोलॉजी आपको बता रहा हूं कि वो जो क्राइसिस उस वक्त खड़ा था, उसमें कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद ये क्राइसिस दूसरा खड़ा हुआ है। अच्छा, शायरान जो है उनके बारे में एक बात जो है वो ऐसी थी जो कि शायरान को 1978 में बताई गई। 1978 में शायरान को बताया गया कि आपको पिछले 4 साल से हम आपकी, ये फ्रांस के डॉक्टर्स उनको चेक करते थे आके, तो फ्रांस के डॉक्टर्स एक बात करते थे, वो उधर ही दबा दी जाती थी। इवन सीआईए को भी इल्म नहीं था। सीआईए को भी 78 में पता चला कि 74 में उनके जो ब्लड के सेल्स हैं उनमें कोई अनयूजुअल चेंजेस आ रहे हैं, और वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक जो ल्यूकीमिया है, जो ब्लड कैंसर की किस्म है, वो उसमें जा रहे हैं, उसका शिकार होते जा रहे हैं। उनको जो पता चला 78 में, तो वो काफ़ी आगे कैंसर फैल चुका था। अच्छा, अब ये हुआ कि ये यहाँ से इन्होंने, शायरान ने कहा कि मैं तो छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मुल्क छोड़ के फरार होने से भी होता है, छुट्टियों पे जा रहा हूँ, अपनी बेगम के साथ ही निकले। बेगम के साथ निकले, इजिप्ट पहुंचे अनवर सादात के पास। अनवर सादात जो हैं वो, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, ठीक है। फिर ये
लेकिन अनवर सादात को कुछ समझ ही नहीं आया कि उधर ईरान में क्या हुआ है। ये तो मेरे बड़ा करीब था और बड़े एहसान शाह ईरान ने किए हुए थे, लेकिन अनवर सादात ने कहा कि ये तो मेरे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, ईरान में तो इनकलाब आ गई। तो उन्होंने माजरत कर ली, वहाँ से मराकश गए। मराकश में जो शाह हसन दोन थे उनके ऊपर बहुत उस वक्त शाह ईरान ने ज़ाती तौर पे उनको फेवर्स दी हुई थी, बड़ी माली इमदाद दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था और वहाँ कई मिलियन की थी। लेकिन वहाँ पर यह खबर हो गई कि नहीं, ये तो कई बिलियंस लेके गए हैं, तो पैसे वालों तो शाह ईरान पे मराकश भी छोड़ना पड़ा शाह ईरान को। और मराकश छोड़ा और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बहामास चले गए, मेक्सिको गए, मेक्सिको से बहामास गए। बहामास में वो पहुंचे तो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई। शाह ईरान, अब ये जिमी कार्टर के लिए एक बड़ा मसला है कि शाह ईरान ने वहाँ से उनको ये कहा कि मुझे आप यहाँ पे अमेरिका उनको चंद रोज़ के लिए दाखिल करना पड़ेगा न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में। अच्छा, CIA की असेसमेंट ये थी कि शाह ईरान को अमेरिका नहीं आने देना, यानी सबसे बड़ा इत्तेहादी को अमेरिका डंप कर चुका है और कोशिश कर रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे। तो शाह ईरान के साथ क्या हुआ वो आप देखें। तो उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट थे उनका नाम था डेविड न्यूसम के नाम से। तो डेविड न्यूसम के नाम से हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। तो लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि एक वो उनका जो फौज का जहाज था वो खामोशी से उसने परवाज की बैमास आइलैंड से और वो न्यूयॉर्क पहुंचा और इस नाम से। अच्छा, वो बंदा जो है वो उनका डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट था, उसको भी नहीं पता था कि मेरे नाम से वो बंदा हॉस्पिटल में, वो बाहर घूम रहा है। लोगों ने कहा आप दाखिल नहीं हो गए हॉस्पिटल में। अच्छा, वो ये था कि चंद दिन का मामला होगा, लेकिन वो बात जो है वो तूल पकड़ गई। अच्छा, तूल पकड़ गई बात, तो यानी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो जो चंद दिनों में उन्होंने रिहा से मुराद ये कि डिस्चार्ज होना था शाह ईरान ने, तो वो 6-7 हफ्ते, उनको 6 हफ्ते लग गए हॉस्पिटल के अंदर ही। अच्छा, यहां पर अब मुजाहरे शुरू हो गए ईरान में कि अमेरिका के खिलाफ, कि शाह ईरान को हमारे हवाले किया जाए, अमेरिका में कैसे बैठा है। और मुजाहिरीन ने यहां पर जो है वो ये कहा कि अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। अच्छा, वो वहां से शाह ईरान जो है वो 15 दिसंबर 79 को फिर पनामा गए, फिर वहां से मराकश गए, फिर वहां से वो इजिप्ट आए। वहां पे 27 जुलाई 1980 में उनका 27 जुलाई 1980 में उनका इंतकाल हो गया। सही। और वो वहां पर मस्जिद रफ़ाई में उनकी तदफीन हुई, जहां पर उनके जला वतन वालिद, ठीक है, और जो फौजिया, मलका फौजिया जो शाह फारूक की जो पहली उनकी शाह ईरान की वाइफ थी और जो शाह फारूक की बहन थी जो इजिप्ट वाले, तो उनकी भी वहीं तदफीन हुई है। एनीवे, लेकिन ये हुआ कि वो 15 दिसंबर को वहां से अमेरिका से निकले, लेकिन उससे पहले 4 नवंबर को जब वो हॉस्पिटल में थे, यहां मुजाहरे हो रहे थे। 15 दिसंबर 1979 को वो अमेरिका से निकले, वो निकल नहीं सकते थे। सही। वो अमेरिका में वो बिस्तर पे पड़े हुए थे, खबर लीक हो गई, तो ईरान में मुजाहरे हो रहे थे। तो यहां पर 4 नवंबर यानी तकरीबन 1 महीना पहले अमरीकी सफारत खाने पे ईरान में तलबा ने कब्जा कर लिया, ठीक है, वो जो होस्टेज करे। अब जिमी कार्टर के वो जिमी कार्टर जो कि बड़े जनाब जिनका इक्तदार बड़े ज़बरदस्त अंदाज में शुरू हुआ है वाइट हाउस में, वो जिमी कार्टर के लिए एक अजाब बन गया, ठीक है। अब उसमें 66 तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे और वो अगले 444 दिन 444 डेज तक वो जिमी कार्टर को छुड़ा नहीं सके। 444 डेज तक अपने सफारतकारों को छुड़ा नहीं सके। और CIA की असेसमेंट क्या थी, जब शाह ईरान को CIA अमेरिका में आने से पहले, जब वो बैमास आइलैंड में थे, तो उस वक्त CIA ने ये कहा था कि हमारे पास ये इंटेल है कि अगर आपने शाह ईरान को आने दिया अमेरिका और ये खबर लीक हो गई, तो वहां पर हमारी एम्बेसी पे कब्जा हो जाएगा।
ये सीआईए की असेसमेंट थी, जिमी कार्टर ने साइड पे रखा। उन्होंने कहा छोड़ दो यार, 3-4 दिन के लिए वो आ रहा है शाह ईरान, वो यहां से निकल जाएगा इलाज करवा के। वो शाह ईरान की तबीयत खराब हुई, उधर कब्जा हो गया। अब ये जिमी कार्टर के लिए एक, आप समझ लें कि वो एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर कोई उनके पास हल नहीं। उन्होंने पहले तो ये किया कि कोई 55,000 ईरान के तलबा पढ़ रहे थे उस वक्त अमेरिका में, उन सब से उन्होंने कहा कि आपके वीजे सबके कैंसिल हो जाएंगे, आप रोज वहां, मतलब ईरान के एसेट उन्होंने फ्रीज कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है वो पाबंदियां लगा दी बहुत सारी, तलबा को उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ पे रोज रिपोर्ट करेंगे, जितने ईरान के लोग थे उनके ऊपर सख्ती आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन यह है कि वो यरगमाली रब रिहा नहीं हो रहे, एक दिन दूसरा दिन। ये अमेरिका में अब हर जगह पूरी दुनिया में कि जी यरगमाली जो है वो होस्टेज क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस दौरान प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को कहा गया कि इसका एक फौजी हल तलाश करेगा, और वो जबरदस्त फौज है अमेरिका की, ठीक है, और आप जाएं और एक ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन के नतीजे में आप जो है वहां से अपने छुड़ा के लिए, ठीक है। ऑपरेशन प्लान किया जिमी कार्टर ने, ठीक है, ये नहीं मानते फौजी कार्रवाई, तो वो जो है ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जो कि तारीख के चंद बदतरीन ऑपरेशंस में से एक है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स टकरा गए आपस में सहरा में, अमेरिका वो तूफान आ गया, वो हेलीकॉप्टर टकरा गए, उसके बाद वो कुछ किसी का वो जो है वो टेक्निकल एरर आ गया, कुछ आ गया, वो हेलीकॉप्टर गिर गए और वो भी ऑपरेशन नाकाम हो गया, कई उसमें अमेरिकी फौजी मारे गए। अब यह है कि ये प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इस ईरान के क्राइसिस की वजह से इलेक्शन हार गए। वो डेमोक्रेट थे और इलेक्शन हार गए। एक ही पहली ही टर्म में वो आए और दूसरी टर्म से में जब वो सामने उनके रोनाल्ड रेगन के साथ सामने वो इलेक्शन हार गए। और ईरान ने इंश्योर किया कि जिस दिन वो व्हाइट हाउस छोड़ें, वो अलविदा करें व्हाइट हाउस को जिमी कार्टर, तो उससे मतलब एक दिन पहले उन्होंने वो होस्टेजेस को छोड़ा, यानी वो प्रेसिडेंट रेगन को उन्होंने तोहफा दे, जिमी कार्टर को टोटल फ्लैट कर दिया। और फिर यानी इसी दौरान जो है वो यानी उनकी शाह ईरान की तो डेथ हो गई जो है, और वहां पर 1981 में फिर उसके अगले साल, शाह ईरान की डेथ के अगले साल जो है वो 16 अक्टूबर को अनवर सादात जब परेड में थे तो उस वक्त उनको वहां पे असैसिनेट कर दिया गया, अनवर सादात को भी, ठीक है। और उसके पीछे भी यही वजह थी कि वो इसराइल के साथ मुआहदा। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब ये कैंप डेविड साइन हो रहा था तो कैंप डेविड के वक्त एक सब जो है वो किसी और दुनिया में थे, और उसके बाद अंजाम कहां पे हुआ, उसका कोई हल नहीं था। क्या करें क्या ईरान में, मतलब कैसे ईरान को कैसे, मतलब क्या हल किया है। होस्टेज क्राइसिस लेके डूब गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर मिड टर्म इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी, पूरी उनकी कैबिनेट साथ फारिग हो जाएगी। अगला सदारती इलेक्शन की तरफ जा रही है ना दुनिया, 2 साल अभी हुए हैं, लेकिन वो एक टेम्पो बनना शुरू हो गया है, एक माहौल बनना शुरू हो गया है ना कि भाई ये आपने मतलब क्या है, क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, कैसे आगे जाना है, क्या। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको बहुत सी बातों का, क्योंकि किसी एक फ्रंट पर भी अगर कामयाबी हो जाती ना तो ये बहुत जबरदस्त काम होता, लेकिन कोई एक फ्रंट होता है ना ईरान से हटके। ईरान तो खैर भी मतलब है कि मिसाल के तौर पे वो टैरिफ वॉर वो कामयाब हो जाती, कोई यूक्रेन को वो सुलह करवा देते, कोई फतह दिलवा देते, नेटो के साथ कुछ। अब नेटो के जितने मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क, वो उनको नहीं समझ आ रहा कि यहां तो ये हुआ है ना कि एक पैरेलल सिक्योरिटी का एक पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और उसकी सबसे जो आज की बड़ी खबर अगर है तो ईरान की तरफ से उसको वेलकम किया गया है।
ईरान ने उसको वेलकम किया है और ये कहा है कि उनसे जब सवाल हुआ इस्माइल बगई से, जो उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, और इस तमाम अरसे में आप देखें वो मुसलसल मीडिया के सामने आते रहे हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने अवाम के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं, ईरान उनमें से, वो रोज आते रहे हैं मीडिया के सामने और वो तकरीबन रोज जंग के दौरान उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, बात की है, सब कुछ किया है। ठीक है, हमारे फॉरेन ऑफिस भी जब ये मार्का हक हो रहा था तो इस दौरान रोज आते थे और DGI मतलब पब्लिक को फेस करते थे। जैसे इंडिया में हुआ ना, पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब होता है बाज़ मुल्क गायब हो जाते हैं और कई जो खलीजी ममालिक हैं वहां पर भी ऐसा नहीं कि मीडिया को आप फेस करें, लेकिन ये कि ईरान के लोग बात करते रहे। तुर्की में भी ऐसे ही होता है, मीडिया के साथ बात करते हैं, सवाल जवाब होता है खुल के। एनीवे, और पॉलिसी स्टेटमेंट वो दे देते हैं। अच्छा, तो उनकी तरफ से वेलकम हुआ है आज कि ये जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है ये बहुत अच्छा है,